आपको बता दें क्रिसमस खत्म होने के साथ ही अब इंतजार किया जा रहा है नए साल का। 2023 के स्वागत के लिए देश भर में टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। भले ही देश में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई हो, लेकिन हिमाचल जैसे ठंडे इलाकों में लोग बर्फबारी के इंतजार में हैं। क्रिसमस खत्म हो चुका है, अब बारी है नए साल के स्वागत की। देश के तमाम अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर छुट्टियों का पैकेज लेकर पहुंचे लोग अब नए साल के जश्न में डूबने को तैयार हैं। क्रिसमस के मौके पर मौसम के बदले मिजाज ने उत्तर भारत के कई शहरों में लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड, शिमला और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे सैलानी जमकर मजे कर रहे हैं। मौसम के साथ पारे ने भले ही समझौता कर झुकना कबूल कर लिया है, लेकिन सैलानियों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा है। हिमाचल के शिमला, मनाली समेत दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस बार बर्फबारी न होने से सैलानियों को थोड़ी मायूसी हुई है, क्योंकि इससे पहले मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को बर्फबारी का अंदेशा जताया था। यहाँ के ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं। ऐसे में सैलानियों को भरोसा है कि नए साल पर उन्हें स्नोफॉल का मजा मिल सकता है। आने वाले दिनों में 29 तारीख को हाई रीचेस में चंबा की हाई रीचेस, लाहौल स्पीति, किन्नौर की हाई रीचेस में हल्का हिमपात हो सकता है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ के होटल्स और रिजॉर्ट भी बुक हो चुके हैं। ट्रेवल एजेंसियों की बुकिंग और कमाई में 30% का उछाल देखा जा रहा है। यहाँ होटल व्यवसाय से जुड़े लोग मानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद चंडीगढ़ को लेकर लोगों की सोच बदली है। मैं काफी देर से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत चेंजेस देख रहे हैं। अभी जैसे वीकेंड्स होते हैं, वो भी एक तरह से सेलिब्रेशन होते हैं। People don't wait for occasions. They don't wait for New Year, Christmas, or any festival. Whenever there is a time, whoever needs to go out, goes out. आज से कोई 2 डिकेड्स पहले चंडीगढ़ से लोग बाहर चले जाते थे। कोई दिल्ली चला जाता सेलिब्रेट करने के लिए, कोई शिमला चले जाता था। अब चंडीगढ़ एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग लुधियाना से, पंजाब से, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं वीकेंड पे कि चंडीगढ़ नीट एंड क्लीन सिटी है, वहाँ एंजॉय करेंगे। वहीं ट्रेवल एजेंसियां चलाने वाले भी नए साल को बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। हालांकि चीन में कोरोना के कहर से इन्हें भी खौफ है कि कहीं 2 साल बाद आए बिजनेस में उछाल को बुरी नजर न लग जाए। रिस्पॉन्स तो अच्छा ही था, काफी लोगों ने बुकिंग्स वगैरह करा रखी हैं, बट अब कोविड की वजह से दे आर लिटिल एप्रीहेंसिव। आगे पूछ रहे हैं कि कैसे होगा इन केस लॉकडाउन या कुछ ज्यादा सीवियर कंडीशंस अप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो उसके बारे में है थोड़ा, बट अदरवाइज बुकिंग्स अच्छी थी। नए साल के मौके पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही तैयार हैं, बल्कि पुलिस भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। पुणे में महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर महिला पुलिस की एक टीम भी तैयार की गई है, जो नए साल की रात के मौके पर पूरी रात सड़कों पर गश्त करेगी, जिसका मकसद लड़कियों की मदद करना होगा। बहरहाल तैयारी नए साल के स्वागत की है और लोगों का जोश बताता है कि वो 2023 का ग्रैंड वेलकम अपने ही अंदाज में करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। गंगोत्री में बर्फबारी हुई है। हालांकि ये बर्फबारी बीते दिनों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर हुई ये बर्फबारी अपने आप में खास है। इससे यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचने वाले सैलानियों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। अब उन्हें इंतजार है तो नए साल के मौके पर बर्फबारी का। पहाड़ों की रानी शिमला। सैलानियों को क्रिसमस के दिन बर्फबारी का इंतजार था, मगर उन्हें मायूसी हाथ लगी। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत मेहरबान हुई। यहाँ गंगोत्री धाम और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। सुबह लोगों की आंख खुली तो कुदरत का खूबसूरत नजारा उनकी नजरों के सामने था। हर्षिल और धाराली के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। उगते सूरज के साथ सफेदी से लदे पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे। बर्फबारी से पहाड़ लुढ़क गया और शीतलहर लोगों को सताने लगी। लेकिन नए साल का जश्न मनाने के लिए हर्षिल का रुख करने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है।
क्योंकि नए साल के आगाज के साथ वो बर्फबारी का मजा भी ले सकेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुल्लू मनाली समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई है। सबसे कम तापमान है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कोकम सेरी में -7.6 और केलांग में -6.4 और कल्पा में -4.6 रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में जैसे चंबा के हाई रीचेस, लाहौल स्पीति, किन्नौर के हाई रीचेस और कांगड़ा और कुल्लू के हाई रीचेस में हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना है। यानी यहाँ पहुंचे सैलानियों की क्रिसमस पर मांगी मुराद नए साल के मौके पर पूरी हो सकती है। हमको तो इस लेवल का टेम्परेचर की आदत भी नहीं है, फिर भी स्टिल अच्छा लग रहा है। ये भी ठंडी लग रहा है। हाँ, क्या स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नोफॉल, बट अभी हुआ नहीं है। ऐसे में ठंड बढ़ने के भी आसार हैं, जिसके लिए शिमला पहुंचे सैलानियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी है। ठंडी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। यहाँ पे पुणे में नॉर्मल टेम्परेचर 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास रहता है, यहाँ पे अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो वार्म क्लोथ्स हम लोग खरीद रहे हैं, जिससे गर्म फील कर रहे हैं हम। मौसम खुद एक कयास है, ऐसे में पर्यटकों को उम्मीद है कि उनकी बर्फबारी में मस्ती की आरजू जरूर पूरी होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय फूलों की खुशबू से महक उठा। असल में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय की 161वीं जयंती पर फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसमें गुलाब, रजनीगंधा जैसे खुशबूदार फूलों की हजारों किस्में शामिल हैं। इस प्रदर्शनी का आगाज होते ही बड़ी संख्या में फूलों के दीवाने खिंचे चले आए। कोई अनूठे खुशबूदार फूलों को निहारता तो किसी ने फूलों के साथ सेल्फी ली। प्रत्येक वर्ष मालवीय जी के जन्मदिन के अवसर पर यह मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और इस वर्ष भी ये बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार इसमें करीब 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और गुलदाउदी के करीब 25 किस्मों का संग्रह है इस बार। साथ ही साथ कोलियस और हरे पत्तियों का भी काफ़ी बड़ी मात्रा में संग्रह आए हुए हैं इस बार। इसके साथ साथ तमाम तरह के फल और सब्जियों का भी प्रदर्शन किया गया है और कटे फूलों में गुलदाउदी और रोज के हजारों संग्रह यहाँ पे लगाए गए हैं इस बार। और कुछ नए फूल जैसे कि लिनियम, कार्नेशन, बर्ड ऑफ प्राइड और एंथूरियम, ट्यूबरोज, जरबेरा, इनका भी प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ साथ वास्तुशिल्प में मालवीय जी के ऊपर इनका जो चित्र है उसका भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। वीर बाल दिवस के मौके पर अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब 300 बच्चे शबद कीर्तन प्रस्तुत करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री 3000 बच्चों को मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए जमकर मेहनत की है। ये नई सुबह का शुभारंभ है। आज देश गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की शहादत में वीर बाल दिवस मना रहा है। ये स्कूली बच्चे पूरे उत्साह के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जोशीली कदम ताल हो या देशभक्ति के गीतों पर थिरकते कदम। इस पल को यादगार बनाने के लिए बच्चे शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खास शबद कीर्तन में शामिल होंगे, जिसे लगभग 300 बच्चे प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा पीएम
3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। स्कूल के बच्चों ने वीर बाल दिवस के लिए जमकर तैयारी की है, रिहर्सल की है। इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को यानी आज सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आखिरकार वो पल आ गया है जब ये बच्चे वीर सपूतों के बलिदानों से प्रेरणा लेंगे और देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक गुड न्यूज डिफेंस गलियारे से। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए सेना के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। खबर है कि इन मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। चीन से सटी सीमाओं पर अब जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन को थर्राने के लिए तैनात होगी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये एलएसी पर रॉकेट फोर्स बनाने की भारतीय सेना की रणनीति का अहम हिस्सा है। ये वो प्लान है जिस पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत काम करना चाहते थे। सेना अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है और खुद को तकनीकी रूप से और मजबूत कर रही है। लिहाजा इन बैलिस्टिक मिसाइल को अब सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि अपने नाम के ही अनुरूप प्रलय मिसाइल बेहद सटीक है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकती है। Tactical battle is going on and the tactical missiles are the surface to surface। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका प्रहार बेहद घातक होता है। इससे दूर से ही दुश्मन के ठिकाने को नष्ट किया जा सकता है। सामरिक युद्ध क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है। यानी अब चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। प्रलय मिसाइल की स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनबी और चीन से मिली M11 और शाहीन मिसाइल है। लेकिन प्रलय मिसाइल के हमले का तोड़ किसी के पास नहीं। कई खूबियां इसे बेजोड़ बनाती हैं। मसलन इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की भारत को सख्त जरूरत है। इसकी खूबियां इसे चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार बनाती हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया था। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। गुड न्यूज ये है कि अब इसके अधिग्रहण की तैयारी अंतिम चरण में है और ये जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और शुभ समाचार ये है कि रूस अगले महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ है। जाहिर है, रक्षा बेड़े में इस रूसी सिस्टम के शामिल होने से हमारी सैन्य क्षमता को और मजबूती मिलेगी। S-400 ट्रिम इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया थर्राती है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना की ताकत है। इसी ताकत में इजाफा करती गुड न्यूज ये है
कि जनवरी-फरवरी से रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की सप्लाई शुरू कर देगा। सूत्रों की माने तो यूक्रेन के साथ तनातनी का S-400 की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत ने 3 साल में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 2 स्क्वाड्रन को उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है और इनसे अभ्यास भी किया जा रहा है और अब S-400 की तीसरी खेप भारतीय रक्षा बेड़े में दस्तक देने जा रही है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शातिर दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। ये रक्षा प्रणाली 4 अलग-अलग मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसी वजह से S-400 को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना के एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती की योजना कुछ इस तरह से की गई है कि इससे चीन के साथ ही उत्तर से लेकर पूर्व तक का पूरा क्षेत्र कवर किया जा सके। इस प्रणाली को रूसी हवाई और समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि S-400 की सभी यूनिट 2023 के मध्य से काम करना शुरू कर देंगी और सीमाओं पर भारत के रक्षा कवच को और मजबूत करेंगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल को नाकाम करने के लिए गांवों को आबाद करने का मेगा प्लान अंजाम दिया गया है। इसके तहत गांवों को सड़कों से जोड़ना, वहां पानी और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम शामिल है। बार बार चीन के विरोध को ठेंगा दिखाते हुए भारत इस काम में तेजी ला रहा है ताकि सामरिक मजबूती के साथ साथ इन इलाकों में पर्यटन बढ़े और आर्थिक लाभ भी हो। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के गांवों में भी विकास और खुशहाली की बयार बहेगी। इन इलाकों में सन्नाटा और सूनापन देखने का चीन का सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने लद्दाख से अरुणाचल और सिक्किम तक LAC से सटे इलाकों और गांवों में प्रगति का उजियाला फैलाने का बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डैम चौक इलाके के एक गांव की तस्वीर, जहां चीन के विरोध के बावजूद सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी जो ये रोड जा रही है, ये केपीसी रोड है हमारी, जो ये कोयल से लेके सबसे आगे आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारी PNR बैठी है। उसके आगे से थोड़ा सेंसिटिव एरिया स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके जो राइट साइड में बिल्कुल हमारी जो रिवर जा रही है उसके राइट साइड में चाइना बैठा है सर। तो वो भी है हमारे AOR में, अभी प्लान में है वो रोड, और जब वो कनेक्टिविटी हो जाएगी सर इस गाँव के लिए भी, और ये पूरा कनेक्टिव हमारा सर्कल है, कंप्लीट हो जाएगा। हकीकत ये है कि जब भी भारत की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सड़कें बनाने और बुनियादी ढांचा खड़ा करके यहाँ के गांवों को विकसित करने की कोशिश होती है, तो चीन अड़ंगे डालता है। मैं इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक आबाद गांव में हूं। कोयल इस गांव का नाम है, जो सीमा से, चीन के साथ जो सीमा लगती है उससे सटा हुआ है। दमचौक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो दूसरा गांव है जहां पर हमेशा चीन की तरफ से हर एक डेवलपमेंटल काम, चाहे सड़क बनाने का काम हो, नहर बनाने का काम हो, उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। और स्थानीय स्तर पर जो है फिर उन चीजों को का निपटारा कई बार निकलता है, कई बार नहीं निकलता है। दरअसल इन इलाकों में विकास के लिए भारत की चुस्ती को देखकर चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन को पता है कि हिंदुस्तान में खुशहाली और अमन चैन रहेगा तो उसकी हर चाल नाकाम हो जाएगी। चीन को लगता है कि अगर पड़ोसी देश के इलाके में बरकत होगी तो उसे घुसपैठ के अपने एजेंडे को अंजाम देने में
और मशक्कत करनी होगी। मेन बात तो ये है कि यहाँ पर तो जो कोयल से जो दुमटी के बीच में जो रोड होता है सर, वो अभी तक रोड बना नहीं सर। तो उसकी वजह से जो यहाँ चीन जो है यहाँ जो ग्रेव का जो बनाने की कोशिश करता है सर, वो ऑब्जेक्शन करता है सर। ऑब्जेक्शन क्या करता है? वो बोलता है कि यहाँ रोड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि हमारा चीन से नजदीक है, बोलता है सर इलाका है, आप सड़क मत बनाओ, सड़क मत बनाओ बोलता है। अच्छा, वो लोग का आर्मी और फौज जो है ना सर, वो नदी के किनारे तक आता है सर। नदी का उस तरफ उनका है सर, नदी के इस तरफ हमारा है सर। वो इसीलिए हमारा को रोड बनाने के लिए ऑब्जेक्शन करता है। यही वजह है कि चीन LAC के आसपास के इलाकों में आबादी की खुशहाली नहीं देखना चाहता है। चीन को हिंदुस्तान की ओर से सड़कें बनाने पर एतराज है, तो सिंधु नदी से पानी की सप्लाई के लिए नहरें निकालने पर भी वो आपत्ति जताता है। डैम चौक और इसके आसपास के इलाकों में विकास के हर काम को रोकने की चीन की मंशा साफ हो चुकी है। स्थानीय निवासी चीन की चालबाजियों की दास्तां खुले तौर पर बयां करते हैं। नहर बनाने के लिए तो पहले किया था सर, अभी कुछ दिन पहले बनाया था तो उन्होंने मना कर दिया सर, फिर नहीं बन पाए सर। बन पाया नहीं। भारत ने चीन के हर विरोध को खारिज करते हुए सरहदी गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्लान बना लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। खास तौर से सड़कें बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी का संकट न रहे। वैसे तो LAC और आसपास के इलाकों में गांवों में बहुत कम आबादी है, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन क्षेत्रों में विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में LAC से सटे गांवों के विकास के लिए खास योजना भी बनाई गई है ताकि पलायन कर चुके मूल निवासियों की यहाँ वापसी हो और लोगों को बेहतर नौकरी और अच्छी कमाई की संभावना के लिए अपने घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जाने से रोका जा सके। सरकार की तरफ से कोशिशें और प्रयास ये हैं कि इन गांवों को जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ सटे हुए हैं, इनको कैसे विकसित किया जाए ताकि यहाँ से लोग हिजरत करने को लेकर या माइग्रेशन को लेकर मजबूर न हो जाएं और कहीं न कहीं गाँव में गाँव वालों की उपस्थिति ही इस इलाके को सुरक्षित कर सकती है, जो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जिस तरह से चीन नियंत्रण रेखा पर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख हो अपनी रणनीति अपना रहा है। एक आकलन के अनुसार भारत चीन सीमा के नजदीक ऐसे 500 से 600 गांव हैं जहां कोई नहीं रहता है, तो अब तैयारी इन गांवों को फिर से बसाने की है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन भी सरहदी इलाकों में नए गांव बसा रहा है, तो उसके प्लान के जवाब में भारत ने भी LAC के कई इर्द गिर्द वाइब्रेंट विलेज बनाने की योजना बनाई है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूर्वोत्तर के अरुणाचल और सिक्किम में भी 130 ऐसे गांवों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर विकसित करने का उपाय हो रहा है। LAC से सटे इलाकों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही आवाजाही की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। इसे एक तरफ सामरिक क्षमता बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इन खूबसूरत इलाकों में पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचेगा। पूर्वी लद्दाख से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मना रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यहां 300 बच्चे शबद कीर्तन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी लाइव तस्वीरें।